स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है सेंटर वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट ऑन द इशू ऑफ फॉरेस्ट। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा संदेश है सभी व्यूअर्स के लिए। पिछले कुछ दिनों से, मैं कहूँगा पिछले एक हफ्ते से, मेरी वीडियो की जो फॉर्मेट आ रही है, जो डिस्कशन हो रही है, उसमें आपको फेस फाइल नहीं आ रही है। कई सारे मैसेजेस भी आए एस्पिरेंट्स के इंस्टाग्राम पे कि सर आपके एक्सप्रेशन के बगैर थोड़ा सा डिस्कशन अधूरा लगता है। बट बड़ी ही जल्दी हम लोग वापस आएंगे उस फॉर्मेट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक टेक्निकल अपग्रेड चल रही है। दैट अपग्रेड हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। कुछ टेस्टिंग चल रही है। सो आई थॉट लेट अस बिगिन आवर जर्नी, न्यू जर्नी फ्रॉम 1 सितंबर। तो कुछ ही दिनों में हम लोग अपने एक नए फॉर्मेट से डिस्कशन ज़रूर शुरू करेंगे। सो टिल दैट टाइम यू हैव टू बेयर विथ मी लाइक दिस इटसेल्फ, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए और अपग्रेड भी चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। तो कुछ ही दिनों में विल बी बैक, राइट। उस संदेश के बाद चलिए वापस चलते हैं चर्चा पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है सेंटर वर्सेस छत्तीसगढ़ ऑन द इशू ऑफ फॉरेस्ट। विवाद क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य ने डिसाइड किया है कि 300 स्क्वायर किलोमीटर की जगह फॉरेस्टेड एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए डाइवर्ट करने का डिसीजन आया था। उसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक आपत्ति जताई है। तो हम लोग इस पूरे विवाद को समझेंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे द इशू ऑफ फेडरलिज्म, सेंटर वर्सेस अ स्टेट। फेडरलिज्म का इशू हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, इन जनरल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। और क्योंकि ये केंद्र और एक राज्य के बीच का मामला है, यानी कि जुडिशियल इंटरवेंशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अलग अलग चीज़ें आपको पता चलेंगी। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन हाउ दीज न्यूज़ कैन बी चेंज्ड इनटू अ क्वेश्चन और कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है द डेट 31 अगस्त, यानी कि कुछ ही दिनों में एडमिशन क्लोज होने वाली है फाउंडेशन बैच 4 की। क्लासेस शुरू हो चुके थे 22 अगस्त से, ओरिएंटेशन हो चुका है, कुछ क्लासेस हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि आप क्लासेस मिस कर दोगे तो यू विल गेट रिकॉर्डेड क्लासेस, यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स। ये जो फाउंडेशन बैच है, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ओनली एट 18,999। ऑल्दो कंपनी प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव वेन एवर यू चेक आउट, RAHULLIVE विदाउट एनी स्पेसेस, कैपिटल में आपको डालना है, तो प्राइस हो जाएगा 18,999। और ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी रहेगी 24 महीनों के लिए, यानी कि अगर आप 2024 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो एनरोल बिफोर 31 अगस्त। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिएगा। राइट, लेट्स गो बैक टू डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है केंद्र वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। अब हुआ क्या, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्होंने बजट में अनाउंस किया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार 300 स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह है बस्तर रीजन में, थोड़ी देर में आपको बस्तर रीजन में बताऊंगा, उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगी, ताकि ये जो जगह है इसको अवेलेबल करा दिया जाए इंडस्ट्रीज के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। तो बहुत बड़ा एरिया डाइवर्ट किया जा रहा है फ्रॉम फॉरेस्ट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि फॉरेस्ट डाइवर्शन चल रही है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी क्यों बड़ी खबर है, इतनी क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 300 स्क्वायर किलोमीटर कोई छोटी जगह नहीं होती, आपको ये समझने की ज़रूरत है। 300 स्क्वायर किलोमीटर कुछ सिटीज़ से भी बड़ी होती है, जैसे कि चंडीगढ़ अप्रॉक्सीमेटली 120 स्क्वायर किलोमीटर होगा। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करें, बेंगलोर वुड बी अराउंड 600 to 700 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हैदराबाद की बात करें 600 स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो 300 स्क्वायर किलोमीटर जगह है, बहुत बड़ी जगह है, यानी कि 30,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डाइवर्ट किया जाएगा फॉर इंडस्ट्रीज एंड
building infrastructure. So it's a huge chunk of land which is being transformed. मार्च में ये अनाउंसमेंट हुई, इसका पेपर वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लैंड ट्रांसफर धीरे धीरे शुरू हो चुका है फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बस्तर रीजन में ही नहीं, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ की ये भी खबरें आ रही है कि कुछ और भी जगह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लैंड जाएगा, स्पेशली जो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब जैसे ही खबर आई उसके बाद अगस्त 2022 में MOEFCC की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के 2 लेटर्स गए। एक लेटर गया कैबिनेट सेक्रेटरी को, छत्तीसगढ़ चीफ सेक्रेटरी को, और एक लेटर गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जहाँ पे उन्होंने ये बताया, केंद्र सरकार ने ये बताया कि आपका ये जो डिसीजन है इट इज़ इन वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। साथ ही साथ इट ऑल्सो वायलेट्स मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। तो जो भी आप लैंड डाइवर्ट कर रहे हो उसके लिए आपने हमसे अनुमति नहीं पूछी है, जो भी डाइवर्ट भी हुआ है उसको आप वापस ले लीजिएगा, राइट। द लैंड हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड, अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो उसको वापस कर दीजिएगा। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का एक लेटर गया। तो केंद्र का क्या आर्गूमेंट है? केंद्र कहता है कि जो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे एग्जैक्टली है क्या ये, कि इन्होंने ये इशू रेज किया है कि जो 300 स्क्वायर किलोमीटर की जगह आप बात कर रहे हो इट इज़ अनडिमार्केटेड, रिमेंबर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जब भी आप इसको ट्रांसफ़र करोगे या फिर इसके साथ कुछ छेड़खानी करोगे तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत आपको मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी पड़ती है। द लैंड कैन नॉट बी क्लियर्ड और द लैंड कैन नॉट बी डाइवर्टेड फॉर अदर पर्पजेस। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने कोई अनुमति नहीं ली और इन्होंने डाइवर्शन शुरू कर दी, पेपर वर्क वगैरह शुरू कर दिया। अब इस लेटर शूट करने के बाद छत्तीसगढ़ की तरफ से भी एक्सप्लेनेशन आया। छत्तीसगढ़ ने ये कहा कि हमारे यहाँ पे जो लैंड अवेलेबल है काफ़ी कम अवेलेबल है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जब हम लोग बात करें, मैं कहूँगा 45 to 50% ऑफ लैंड इन छत्तीसगढ़ इज़ फॉरेस्ट एरिया इट्सेल्फ। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और लैंड अवेलेबिलिटी कम है, ये आर्गूमेंट किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ये भी कहती है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि नॉन फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वो नॉन फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सरकार ने यह भी क्लैरिफाई किया है MOEFCC के लेटर को लेकर। उन्होंने ये कहा कि हमें कोई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है, वो बाय मिस्टेक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास एलोकेट हुआ था, यानी कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही लैंड था बट इट वाज एलोकेटेड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाय मिस्टेक। अब ये मिस्टेक क्यों हुई थी? क्योंकि 1996 में एक बहुत ही फेमस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, गोदावरमन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को काफ़ी वाइड किया था और उसके चलते रेवेन्यू फॉरेस्ट वर हैंडेड ओवर टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको अब हम वापस ले रहे हैं। वी आर सिंपली रिटर्निंग द रेवेन्यू फॉरेस्ट बैक दैट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लेटर का रिप्लाई देते हुए क्लियरली ये बताया है कि कोई भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का डाइवर्शन नहीं हो रहा है, यानी कि वो केवल नॉन फॉरेस्टेड लैंड को ही ट्रांसफ़र करने वाले हैं, डाइवर्ट करने वाले हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली डिसएग्रीमेंट है दो एंटिटीज़ के बीच, यानी कि एक तरफ है सेंटर जो कहता है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अगर ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी हो, तब भी आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत हमसे अनुमति लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कहता है कि ये फॉरेस्टेड लैंड नहीं है, बाय मिस्टेक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंचा था, इसीलिए हमें अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ द बेसिक डिसएग्रीमेंट, फॉरेस्ट लैंड है या नहीं है। अब इस पर्टिकुलर विवाद को और भी समझने के लिए हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों मिस्टेक बता रहे हैं छत्तीसगढ़, राइट। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है। अगर हम लोग भारत देश फॉरेस्ट का डेफिनेशन देखें, इट इज़ कंप्लायंट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि FAO हो गया या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके डेफिनेशन की बेसिस पे ही है। 3 बेसिक पैरामीटर्स होती हैं। पहला पैरामीटर होता है क्राउन कवर। क्राउन कवर मतलब अगर एक पेड़ है तो उस पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं यानी कि ब्रांचेस होते हैं उसको बेसिकली दिस इज कॉल्ड द क्राउन। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पेड़ है और उसको कितना क्राउन कवर है, यानी कि ऊपर से जब आप असेसमेंट करोगे तो कितना ग्रीन कवर है, तो मिनिमम 10% ट्री क्राउन कवर होना चाहिए, ग्रीन कवर होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम एरिया कितना होता है, ये एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर। साथ ही साथ ट्रीज़ की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए कम से कम एट मैच्योरिटी, तो उसे कहते हैं फॉरेस्ट। तो बेसिकली फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी लैंड हो जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, जहाँ पे ट्री कैनोपी 10% से भी ज़्यादा हो, वो फॉरेस्ट बन जाता है
इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लीगल स्टेटस। मतलब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो नोटिफाई करती है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसको डिफाइन करती है। नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो फॉरेस्ट हो जाता है, डेफिनेशन से वो फॉरेस्ट बन जाता है। ओनरशिप में भी गवर्नमेंट लैंड हो या फिर प्राइवेट लैंड हो, प्राइवेट फॉरेस्ट बन जाता है। फॉरेस्ट का डेफिनेशन ये है, और इस डेफिनेशन को कहीं ना कहीं काफ़ी वाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन दी फेमस गोदावर्मन केस। गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट का डेफिनेशन दिया था कि कोई भी लैंड हो, अगर वो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान का भाग है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ है, वो फॉरेस्ट लैंड बनेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर क्राइटेरिया। जो हम लोगों ने देखा, क्राउन कवर, मिनिमम एरिया, मिनिमम हाइट, ये क्राइटेरिया मैटर नहीं करता है। अगर वो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान का भाग है, अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ है, तो फॉरेस्ट लैंड बन जाएगा। और इसी डेफिनेशन को साइट करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बताया कि जब ये डेफिनेशन वाइडर हुआ तो बहुत सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जो लैंड था वो गलती से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुका था, जिसे अभी हम लोग वापस ले रहे हैं। लेकिन केवल यही एक चीज़ नहीं है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस पूरे इशू को। इशू है ऑफ दी ऑरेंज एरियाज। ये कंफ्यूजन या फिर जो प्रॉब्लम बताई है छत्तीसगढ़ ने, क्यों हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दी ऑरेंज एरियाज। अब ये ऑरेंज एरियाज क्या होते हैं? ऑरेंज एरियाज आर बेसिकली अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो खुद मध्य प्रदेश डिफाइन कर चुका है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? सन 2000 में। उससे पहले यूनिफाइड मध्य प्रदेश था। देखिए, यहाँ पे कुछ एरियाज है जिन्हें ऑरेंज एरियाज करके घोषित कर दिया गया है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही हैं फॉरेस्टेड एरिया से, ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो एम्बिग्विटी आई है विद रिस्पेक्ट टू ऑरेंज एरिया से, क्यों आई है? अब जहाँ पे फॉरेस्ट है वो ग्रीन एरियाज हो गए, ऑरेंज एरिया सर कंफ्यूजिंग एरियाज, जहाँ पे डुअल कंट्रोल था। पहले डुअल कंट्रोल था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी। अभी भी ये कंफ्यूज्ड एरिया है कि यहाँ पे किसका अथॉरिटी है, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, इसकी अथॉरिटी अभी तक क्लियर नहीं है। इसी के चलते ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ करता था, इन एरियाज में, जो ये ऑरेंज एरियाज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं डुअल अथॉरिटी तो थी, रेवेन्यू और फॉरेस्ट की। इसके अलावा पहले जमींदार और जो मलगुजार थे, जमींदार मतलब आपको पता है जमींदार से जमींदारी अबॉलिशन जब हो गई तो जमींदार के लैंड जो आ गए जहाँ पे फॉरेस्ट थे तो वो सरकार के साथ आ गए और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ चले गए। मलगुजार जो थे, मलगुजार मतलब जमींदार समझ लीजिए, फॉरेस्ट के जमींदार। मलगुजारी मतलब अगर फॉरेस्ट में से कुछ इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर मलगुजार टैक्स लगाया करते थे। तो इन दोनों की एबॉलिशन के बाद जो भी ये लैंड्स थे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास चले गए, टेक्निकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होने चाहिए। तो यही कन्फ्यूजन होता है कि ये जो ऑरेंज एरियाज में लैंड है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होना चाहिए या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होना चाहिए। इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज बता दिया। तो अगर हम लोग हमारे देश में फॉरेस्ट को और भी थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करें तो एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट को कोई भी डिफाइन कर सकता है, यानी कि केंद्र सरकार के पास भी पावर्स है, राज्य सरकार के पास भी पावर है। कोई फॉरेस्ट अगर रिजर्व घोषित हो गया तो वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है, प्रोटेक्टेड एरिया बन जाते हैं। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एक होता है डिमार्केटेड फॉरेस्ट, जहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन हुई है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ही एक हो गया आपका अनडिमार्केटेड एरियाज। तो ये अनडिमार्केटेड है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है और कहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है। इसी कन्फ्यूजन के चलते इस पूरे एरिया को, जो ये ऑरेंज एरिया, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देवर एलोकेटेड एज अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय मध्य प्रदेश। और इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, बस्तर रीजन की, जहाँ पे 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नॉन फॉरेस्ट एरिया है, उसको वो डाइवर्ट करने वाले हैं। अब देखिए, इस पूरे इशू को जब आप समझोगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशन, मल्टीपल लॉस आते हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज़ यहाँ पे बन चुकी है। अब ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इसको आपको समझना है। दिस इज़ द टाइम पीरियड जब फॉरेस्ट स्टेट सब्जेक्ट था। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो फॉरेस्ट स्टेट सब्जेक्ट था टिल 1976। इसका मतलब है
राज्यों के पास पावर थी फॉरेस्ट को डिमार्केट करने की, नोटिफाई करने की, डी नोटिफाई करने की। तो मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया ये जो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उन्हें उनके प्रति क्लैरिफिकेशन लाने के लिए, क्या वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जाने चाहिए, क्या वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जाने चाहिए। और उसी समय पे एक अधिकार अभियान भी चला था जहाँ पे ट्राइबल्स को क्या लैंड का पट्टा मिलना चाहिए, ट्राइबल्स को भी ओनरशिप होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो इन्होंने MP लैंड रेवेन्यू कोड लाया और लैंड रेवेन्यू कोड के तहत क्लियर कट डिमार्केशन हो, इस तरह की एक चीज़ शुरू हो गई 1963 में, जहाँ पे अनडिमार्केटेड एरियाज को सर्वे करेंगे और सेटलमेंट कर देंगे कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाएगा, अगर ट्राइबल्स का है तो ट्राइबल्स को ओनरशिप दी जाएगी, नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाएगी। और ये प्रोसेस जब शुरू हुआ उसके बाद काफ़ी लंबा चला, अभी तक भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आई हुई है। अब क्योंकि डिमार्केशन शुरू हो चुकी थी तो 1965 ने मध्य प्रदेश स्टेट ने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया, कुछ नए प्रोविजंस लाए, स्पेसिफिकली आर्टिकल 20A सेक्शन 20 जहां पे उन्हें पावर दिया गया टू डी नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ पे एक डिफाइन किया गया था, तो उसको डी नोटिफाई करने की भी पावर्स मध्य प्रदेश के पास रहेंगी। इस तरह का एक उन्होंने संशोधन लाया। लेकिन ये जो सर्वे चल रही थी, जो सेटलमेंट चल रही थी, उसी के बीच कई सारे बदलाव आए। 1976 में सबसे पहले बदलाव आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि जो फॉरेस्ट है वो कंकरेंट सब्जेक्ट बन गया। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अभी केंद्र के अंडर भी आया और राज्य के अंडर भी आया, और केंद्र सरकार अपनी तरफ से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया 1980 में। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन चल रही थी। अब जब ये एक्ट आया उसके बाद केंद्र सरकार के पास यानी कि MOEFCC के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गए। इसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि नो स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन नॉट डाइवर्ट द फॉरेस्ट। स्पेशली रिजर्व फॉरेस्ट है उसको नॉन रिजर्व करना है, आपको हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर फॉरेस्ट लैंड है उसको लीज भी करना है प्राइवेट पर्सन को, किसी कॉर्पोरेशन को, तो हमसे फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आई और यही हाईलाइट किया है MOEFCC ने भी। लेकिन एक और दूसरा विवाद भी आया, गोदावरमन जजमेंट आया 1996 में, मैंने आपको बताया। इसकी वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ मध्य प्रदेश में, और फाइनली 2000 में MP खुद बाइफरकेट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज एरियाज थे वो भी डिवाइड हो गए। यहाँ पे काफ़ी ऑरेंज एरियाज आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऑरेंज एरियाज है। तो अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड कौन सा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड कौन सा है। और इसके बीच 2003 में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हुई। 2003 में एकता परिषद ने एक केस डाल दिया इसी चीज़ पे कि भैया 1960s से अभी तक आपने अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो थे उसको डिमार्केट भी नहीं किया हुआ है, तो इसके ऊपर अभी भी मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या हुआ कि जो भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, ट्राइबल्स है, उन्हें फॉरेस्ट में ओनरशिप ऑफ लैंड दी जाए, यानी कि कम्युनिटी राइट्स हो, इंडिविजुअल राइट्स हो, पट्टा उनको दिया जाए। और छत्तीसगढ़ इज सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फॉरेस्ट राइट्स। अभी तक 26,000 से भी ज़्यादा केसेस यहाँ पे डिस्पोज हो चुके हैं जहाँ पे ट्राइबल्स को राइट्स दिए गए हैं फॉरेस्ट के। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और ट्राइबल के अधिकार भी यहाँ पे हैं, इसीलिए और भी ज़्यादा ये मैटर अभी सेंटर ऑफ डिस्कशन बन चुका है। तो कन्फ्यूजन अभी भी चल रही है कि लैंड एग्जैक्टली क्या है। बेसिकली द आइडिया इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये जो ज़मीन है 300 स्क्वायर किलोमीटर की जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट एरिया है। अब यहाँ पे MOEFCC के ऑफिशियल्स ने बताया है कि एक बार आपने उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर लाया, बी इट बाई मिस्टेक और बी इट जेन्युइनली ऑल्सो, इसका मतलब है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ गई और आपको जब भी बदलोगे तो यू आर बाउंड बाई दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी कि छत्तीसगढ़ को अनुमति लेनी चाहिए MOEFCC से, मिनिस्ट्री से, उसके बाद ही वो लैंड डाइवर्ट कर सकते हैं। अब अगर इस चीज़ को फॉलो किया गया तो क्या हो सकता है? अगर छत्तीसगढ़ इस लैंड को डाइवर्ट करना चाहता है तो MOEFCC की क्लियरेंस कैसे आ सकती है? अगर फॉरेस्ट लैंड इसको कंसिडर किया गया, नॉन फॉरेस्ट अगर हमें डाइवर्ट करना है तो डबल लैंड दूसरा देना पड़ेगा कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए, राइट? यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा वो डबल लैंड देगा कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्वाइट फनी, राइट? बिकॉज इट डिफीट्स द एंटायर पर्पस, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आपको इस पर्टिकुलर ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए दुगनी ज़मीन आपको देनी पड़ेगी फॉर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन इन छत्तीसगढ़, राइट। और छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हमारे पास ऑलरेडी लैंड कम है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि अभी भी एमपी का जो इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1965 का, जिसके तहत उन्होंने खुद को पावर दी थी टू डी नोटिफाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यूनिलैटरली, उनके पास अभी भी वो पावर रहेगी। यानी कि जो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिफाइन किए गए थे ऑरेंज एरियाज को, इसको वो हटा सकते हैं एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद इजीली डाइवर्ट किया जा सकता है, ये भी कहते हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा अभी तो पता नहीं, क्योंकि देयर इज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड सेंटर। शायद अनदर जुडिशियल इंटरवेंशन इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि इन दोनों के बीच एक डिसएग्रीमेंट हुई है कि ये किस तरह का फॉरेस्ट है। सेंटर कहती है इट इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राज्य सरकार कहती है इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इट इज़ नॉन फॉरेस्ट लैंड जो हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर यू फॉर दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म, फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या जुडिशरी यहाँ पे इंटरवीन होगी, क्या कोई केस होगा, इसके ऊपर हमारी नज़र कंटिन्यूसली रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया है, पूरा जो इशू ऑफ ऑरेंज एरियाज या फिर अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो भी आपको समझ में आ गया। जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाउ आर फॉरेस्ट डिफाइंड इन इंडिया। इसके साथ ही साथ डिस्कस द सेफगार्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम डाइवर्शन टुवर्ड्स नॉन फॉरेस्ट यूज। तो किस तरह की प्रोटेक्शन अवेलेबल है इंडिया में, ये भी आप डिस्कस कीजिएगा। डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। इस पर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। और ध्यान रखिएगा अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।